अब आगे। टिल्लू और कुछ नहीं, टिल्लू ही तो बोला, काकुन ने मुस्कुराते हुए कबीर में कहा। कबीर ने तुरंत काकुन के हाथों को पकड़कर उसे एक टके में से लगा दिया और वो खुद बिल्कुल काकुन के करीब आकर खड़ा हो गया। इस वक्त दोनों एक दूसरे के विद्युत करीब से दोनों की ही सांगें एक दूसरे से टकरा रही थी। उन दोनों को देखकर यही लग रहा था कि अगर उन दोनों में से कोई भी जरा सा भी हिला तो दोनों के होठ एक दूसरे से टच हो जाएंगे। एक पल के लिए कबीर की आंखें काकुन के सुंदर चेहरे को देखती ही रह गई। काकुन का मासूम और खूबसूरत चेहरा कबीर को उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। कबीर की नज़रें काकुन के होठों पर गई और उसके सुल होठों की देखकर कबीर का गला सूखने लगा। धीरे धीरे कबीर काकुन के और भी करीब जाने लगा। कबीर को अपने इतना करीब महसूस कर कानून के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। जैसे ही कबीर काकुन के होठों को सूझे ही वाला था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वह तुरंत ही काकुन से दूर हो जाता है और तुरंत रूम से बाहर निकल जाता है। काकुन अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए उसी तरह अपनी जगह साड़ी थी। कुछ देर बाद जब उसे रूम के डोर खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो कबीर रूम में कहीं भी उसे दिखाई नहीं देता। वह समझ जाती है कि कबीर कहीं बाहर चला गया है। वह कबीर के ऐसे जाने से दुखी हो जाती है और सीधे सोफे पर जाकर लेट जाती है। फिर कबीर के करीबी को अपने अंदर महसूम कर उसके आर्यों में मानसून निकलने लगते हैं। वहीं कबीर तेज स्पीड से रोड पर अपनी गाड़ी को भगा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे वह इस तरह से अपने आप पर कंट्रोल खो सकता है। बाहर का मौसम भी बहुत ही ज़्यादा खराब था। कुछ दूरी पर जाकर कबीर अपनी गाड़ी को रोकता है और गाड़ी से बाहर आकर अपने पैंट के जेब में से सिगरेट निकालकर उसे जलाता है और लंबी लंबी का लेने लगता है। तभी अचानक जोर की बिजली के साथ तेज से बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन कबीर को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। वह उसी तरह गाड़ी पर टैंक लगाए हुए खड़ा बारिश में भीगता रहता है। देर रात में कबीर वापस अपने दादा दादी के घर आता है और जब रूम में जाता है तो सबसे पहले उसकी नज़र सोफे पर सो रही काकुन पर जाती है। फिर वह तुरंत बेड पर जाकर सो जाता है और थकान के कारण उसको तुरंत नींद आ जाती है। अगली सुबह काकुन की नींद जल्दी खुलती है और यह उठकर एक नज़र बेड पर देखती है तो यहाँ कबीर को सोता हुआ देखा गार में सुकून महसूस करती है। फिर वह कबर्ड से दादी माँ के दिए हुए कपड़े को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद काकुन नहाकर बाथरूम से बाहर आती है और मिरर के सामने बैठकर अपने बाल बनाने लगती है। एक नज़र कबीर की तरफ देखती है जो अभी भी सो रहा होता है। वह अपने बाल बनाकर धीरे से कबीर के बेड के पास जाती है और बहुत ही ध्यान से कबीर के चेहरे को निहारने लगती है। कबीर सोता हुआ किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। काकुन धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते कबीर के बालों को पीछे कर देती है, लेकिन इस बीच उसे कुछ अजीब लगता है और वह हैरान रह जाती है। ओह नो, इनका सिर तो बहुत तेज से जल रहा है। आई थिंक इन्हें बहुत तेज बुखार है। काकुन कबीर के सिर को अपने हाथों से टच करते हुए खुद में बोलती है। काकुन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि कबीर का सिर बहुत तेज से तप रहा था। वह घबराते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर दादी के पास जाने लगती है कि तभी उसे रास्ते में ही दादी मिल जाती हैं। क्या हुआ काकुन बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? दादी में काकुन के घबराए हुए चेहरे को देखकर उसने पूछा। वो दादी, इन्हें बहुत तेज बुखार पड़ा है, उनका सिर बहुत तेज से चल रहा है, प्लीज़ आप जल्दी से डॉक्टर को बुलवा देंगे? काकुन दादी की तरफ देखकर उनसे कहा। फिर वो जल्दी से किचन की तरफ गई और वहाँ एक बाउल में ठंडा पानी और एक कॉटन का कपड़ा लेकर कमरे में वापस आ गई। अब तक दादी ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था। कमरे में दादी कबीर के बगल में बैठी हुई थी। काकुन जल्दी से बैंड के दूसरे साइड जाकर कबीर के बिर पर ठंडे पानी से पट्टियां रखने लगी जाकि जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते तब तक कुछ तो बुखार कम हो जाए। दादी बड़े ही ध्यान में काकुन की एक एक हरकतों की देखा रही थी। उन्हें मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि कबीर के लिए उसने बहुत ही अच्छी वाइफ मिली है। खुशी से उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां पर आधा। जब काकुन ने उस डॉक्टर को देखा तो वो सोचने लगी कि यह तो नहीं डॉक्टर है जिसे पहले दिन कबीर ने उसके लिए बुलाया था। वह भी काकुन को दादा दादी के घर में देख हैरान रह गया। फिर वह जल्दी से कनीर के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा। बुखार पैक करने के बाद उसे एक इंजेक्शन लगा दी और कुछ दवा कानून की तरफ बढ़ा दिए कि वे उसे कबीर को खिला दें जिससे उसे जल्दी ही आराम हो जाएगा। फिर वह डॉक्टर कुछ देर तक दादू और दादी माँ से बात करने के बाद वहाँ से चला गया। दादी माँ भी काकुन के सिर पर प्यार से हाथ रख उसे कबीर का ध्यान रखने के लिए कहकर रूम से बाहर चली गई। काकुन दवाइयों को अपने हाथों में लेकर परेशान मी खड़ी थी।
वह कभी कबीर की तरफ देखती तो कभी अपने हाथों में लिए हुए दवाइयों की तरफ। वह यही सोचकर परेशान थी कि ये कैसे कबीर को मैं दवा खिलाए, क्योंकि कबीर अभी बुखार के कारण बेहोशी की हालत में था। काकुन ने हिम्मत कर कबीर को जगाने की कोशिश की, लेकिन कबीर बिल्कुल भी उठा नहीं। अब क्या करेगी कुक्कू, तू कुछ सोच कुक्कू, कुछ सोच, तुझे किसी भी तरह इस अड्डू को ये दवा खिलाना होगा। काकुन कबीर की तरफ देखकर परेशान होकर खुद से कहा, अबे तेरे पास एक ही तरीका है। हाँ कुक्कू, तुझे वही करना होगा। कुछ देर बाद काकुन के दिमाग में एक आइडिया आया और वह उसे करने के लिए खुद को हिम्मत देने लगी। फिर वह कबीर के पास बैठ गई और उंगलियों में से एक दवा निकालकर पहले उसे अपने मुंह में डाला। फिर कबीर को किसी तरह बेड पर बिठाया। फिर धीरे से कबीर के होठों के पास गई और उसे अपने होठों को कबीर के होठों से जोड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, काकुन को अपने शरीर में एक शर्राहट का एहसास हुआ। फिर वो हिम्मत बनाकर अपने जीभ से कबीर के मुंह में दवा डाल दी। फिर वह पानी को भी मुंह में लेकर इसी तरह कबीर को पानी भी पिलाया। ये सब करते हुए काकुन बुरी तरह से डरी हुई थी। फिर वो कबीर को बेड पर आराम से लिटाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उसके बगल में बैठकर उसे देखने लगी। उसे अभी भी अपने होठों पर कबीर के होठों की गर्माहट का एहसास था। अचानक ही उसके हाथ खुद ब खुद अपने होठों पर चले गए और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। टू बी कंटिन्यूड।